students, this is Shahid sir. Today we are going to start new chapter which is gravitation, and I recommend all the students who are from class 11th to watch this video from beginning to end. तो आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में. डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास में आपने थोड़ा बहुत सा कंसेप्ट लिया होगा. इस जो 11th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर में हम ब्रीफली बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में. ग्रेविटेशन के बारे में आप जानते होंगे थोड़ा बहुत कि जो डेफिनेशन है ग्रेविटेशन की, दैट इज अ फेनोमेना ड्यू टू विच टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर एंड द फोर्स विच दे अट्रैक्ट ईच अदर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. So dear students, in whole universe, you already knows that the whole universe is made up of atoms, right? And every body is made up of atoms. When atoms combine, they form a body. Okay? चाहे हम बात करेंगे स्टार्स की, चाहे प्लैनेट्स की बात करेंगे हम, या किसी स्टोन की बात करेंगे, या ब्रिक की बात करेंगे, या किसी वुड पीस की बात करेंगे, या इस मार्कर की बात करेंगे, इंसानों की बात करेंगे. वेदर यू टॉक अबाउट लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग विच इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, वेदर यू कैन सी और यू कैन नॉट सी, these bodies attract one another. So basically, first of all, let me tell you that there are four fundamental forces. There are four fundamental forces. The first one is gravitational force. The second one is electromagnetic force. The third one is strong nuclear force. And fourth one is weak nuclear force. These are the four fundamental forces which we have in universe. 12th के फिजिक्स के अंदर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में. तो ये चार जो फील्ड्स है पूरी यूनिवर्स के अंदर, these are the fundamental forces. The first one is gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, then weak nuclear force. Today we are going to talk about the gravitation. तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की हमें यहाँ जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो कंसेप्ट्स में इसकी नीड पड़ेगी ग्रेविटेशनल फोर्स की. तो इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए. एटलीस्ट 9th में इतनी जानकारी होगी आप स्टूडेंट्स को कि द टू ऑब्जेक्ट्स are attracting with one another with a force. The force is called gravitational force. चाहे हम उन ऑब्जेक्ट्स का मास 0.1 kg से स्टार्ट होगा, या ग्राम से व्हाटसोएवर जो भी यूनिट होगा, या डैश अप टू करोड़ या व्हाटसोएवर लैक्स केजीज में होगा. तो दोनों बॉडीज जो है अगर वो किसी पोजीशन पे रखेंगे, सपोज किसी डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, दूसरे डिस्टेंस पे दूसरा ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो इनके बीच में जो है एक फील्ड क्रिएट होता है, एंड द फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड. और उस फील्ड के जरिए से क्या इनके बीच में होगा, कौन सा इनके बीच में फोर्स होगा, दैट इज ओनली अट्रैक्शन. ये इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं है जिसमें रिपल्शन भी होता है, या मैग्नेटिक फोर्स जिसमें अट्रैक्शन भी होता है. ठीक है ना. अपोजिट चार्जेस repel and attract, and same charges repel one another. Gravitational force जो है ये only force of attraction है. तो gravitational force का मतलब क्या है? Dear students, it is a phenomena due to which two objects having mass attract each other. दो objects पूरे यूनिवर्स में, चाहे उनका मास छोटा हो या उनका मास बड़ा हो, वो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में एक फोर्स क्रिएट करेंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ओनली अट्रैक्शन, नॉट रिपल्शन. तो उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये अट्रैक्ट करते हैं. उसी फेनोमेना को हम कहते हैं ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन किस चीज को कहते हैं? जब दो ऑब्जेक्ट्स पूरे यूनिवर्स में जब वो अलग अलग पोजिशन पे होंगे और वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं ग्रेविटेशन. एंड द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स for which they attract one another, the force is known as gravitational force.
तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे साइंटिस्ट थे पहले जमाने में जिन्होंने ग्रेविटेशन पे बात की थी, लेकिन जो रिटन है बुक्स में वो दिया था पहले न्यूटन ने। तो दैट इज वाई कि जो सारा क्रेडिट जाता है ग्रेविटेशन के अंदर वो न्यूटन को चला जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे अब लॉज की बात करेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, आई टोल्ड दैट इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल mass m1 and mass m2, these two objects, there will be a field between two objects, क्योंकि दो बॉडी जो है वो टच में नहीं है। जब दो बॉडी टच में नहीं होते हैं तो उनके बीच में एक फील्ड क्रिएट होता है। चाहे हम दो चार्जेस की बात करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होता है, या मैग्नेट की बात करेंगे उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, या हम यहाँ पे मैग्नेट की दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी बात करेंगे। ये जो फोर्स है दैट इज ओनली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस ऑब्जेक्ट m1 of mass m1 and this object b of mass m2, they will attract with one another with a force. The force is known as gravitational force. और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी जो है मैंने कहा कि क्या, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर क्या ये ऑब्जेक्ट्स जो ये बॉडी है, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ, ये एक सिस्टम माना जाएगा, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इफ ए सिंगल पॉइंट, क्या दो पॉइंट्स के बीच में भी ग्रेविटेशन होगी? द आंसर इज यस। अब ये जो बहुत सारे पार्टिकल्स का बना हुआ है ये बॉडी जो है ऑफ mass m2 एंड ये बॉडी जो है mass m2 ऑफ mass m2, इनके बीच में ये अट्रैक्ट करेंगे वन अनदर, दैट इज दिस फेनोमेना इज नोन एज ग्रेविटेशन, एंड द फोर्स with which they attract with one another, this force is known as gf, that is gravitational force. और dear students, अब क्वेश्चन ये आपके मन में होगा कि ये जो सर बॉडी जो है ये इस शेप में है, क्या ये जो अट्रैक्ट करेंगे कहां से कहां अट्रैक्ट करेंगे? तो आंसर इज, इस बॉडी का हमने मान के चलिए यहां पे भी इस पॉइंट पे ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये भी इस पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा, और यहां से ये इस पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो सेम यहां ये पॉइंट भी अट्रैक्ट करेगा, यहां पे ये पॉइंट भी अट्रैक्ट करेगा, ये पॉइंट, तो होल बॉडी अलग अलग पोजिशंस पे अट्रैक्ट करेगी, अप्लाई करेगी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अब हम कंसिडर करते हैं कि ये बॉडी का जो मैस, इस बॉडी का जो सेंटर है यानी cm, सेंटर ऑफ मैस, और इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मैस है, हम कंसंट्रेट करते हैं इसी पे कि जो फोर्स है वो लग रहा है इस सेंटर से, सेंटर ऑफ मैस ऑफ बॉडी m2 एंड द सेंटर ऑफ मैस ऑफ बॉडी m1, यही पे लग रहा है, यानी यहां से इस पॉइंट तक, सेंटर टू सेंटर, सेंटर ऑफ मैस टू सेंटर ऑफ मैस। तो इनके बीच में जो फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फेनोमेना को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने लॉज पढ़ने हैं ग्रेविटेशन, जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने कुछ लॉज दिए थे पहले। तो फर्स्ट लॉ में और सेकंड लॉ में इन्होंने क्या क्या बताया था, न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया था इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, या इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स पूरी यूनिवर्स में, वेदर द बॉडीज आर स्मॉल और बिग, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस फेनोमेना को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। और ये फोर्स, ये जो इनके बीच में अट्रैक्शन होती है वो एक फोर्स से होती है, दैट फोर्स वी कॉल ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो फर्स्ट लॉ में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने दो ऑब्जेक्ट्स लाए, दो बॉडीज लाए ऑफ मैस m1 एंड मैस m2। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके बीच में जो इसका भी अपना सेंटर ऑफ मैस होगा और इसका भी अपना सेंटर ऑफ मैस होगा, जहां से वो एग्जर्व करेंगे, अप्लाई करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों, ये इसे अपनी ओर खींचेगा, और जो बॉडी ए है ये बॉडी बी को अपनी ओर खींचेगा, और जो बॉडी बी है दैट विल अट्रैक्ट दिस बॉडी ए टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो दैट मीन्स these both two bodies are attracting with one another with a force. The force is known as gravitational force. तो इन
दो बॉडीज के बीच में जो लॉज दिए थे न्यूटन ने, वो क्या दिया था? पहला उन्होंने बताया था कि जो एफ है, जो फोर्स इनके बीच में है, इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स है, यानी एफ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses m1 and m2. This m1 is the mass of this a body and this m2 is the mass of b body. तो इन्होंने क्या कहा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जो टर्म यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रही है, इसका ये मतलब है जितना दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मैस ज्यादा होगा, उतना फोर्स उनके बीच में ज्यादा लगेगा। इफ द मैस ऑफ द बॉडीज आर लेस, then the force between the two objects, which is gravitational force, will be less. तो इन्होंने क्या कहा? the product of mass. तो मान के चलिए अगर m1 का mass जो है वो 3 है और जो b बॉडी का mass जो है वो 2 है, तो इनके बीच में फोर्स कैसा होगा? अगर हम इस पहले इक्वेशन की बात करेंगे, f is directly proportional to m1, product of m1 and m2, तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन 6 न्यूटन इसके ऊपर फोर्स लगेगा, राइट। और दूसरी चीज इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि F जो है, जो फोर्स है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। तो इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। वी कॉल्ड इट इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? 1/r स्क्वायर। आर स्क्वायर, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी दैट इज आर स्क्वायर। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, क्या बताया था पहले? अगर इफ द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज मोर, द फोर्स विल बी मोर। तो सेकेंड केस में क्या कहा? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विल बी इंक्रीज्ड, देन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देन दिस फोर्स विल बी डिक्रीज्ड। मतलब अगर हम डिक्रीज करेंगे आप इस डिस्टेंस को बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, तो दैट मीन्स द फोर्स विल बी व्हाट? इंक्रीज। उल्टा होगा, अगर हम 2 टाइम्स डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो 4 टाइम्स जो है वो फोर्स डिक्रीज होगा। ओके, इफ वी आर गोइंग टू डिक्रीज, मान के चलिए इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज the distance between two bodies, between two objects, what will be effect on force? That will be, it will decrease. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जैसे मैसेस को इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, मैसेस को डिक्रीज करेंगे, बॉडीज का मैस कम होगा तो फोर्स उनके बीच में कम होगा। दूसरी कंडीशन में क्या कहा था? इन्होंने कहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इसका ये मतलब है, इसका ये अर्थ है डियर स्टूडेंट्स, कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, अगर मान के चलिए अभी डिस्टेंस है, ठीक है, इनका मैस भी है, ठीक है, अभी फोर्स लग रहा है, तो अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम थोड़ा डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो आर स्क्वायर बढ़ रही है, तो इनके बीच में जो फोर्स है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या वो कम होगा या ज्यादा होगा? द क्वेश्चन इज फोर्स कम होगा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेंगे, डबल 2 टाइम्स हमने इंक्रीज कर दिया, तो इनके बीच में जो फोर्स है दैट विल बी डिक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। ओके, इज दैट क्लियर? तो इन दोनों इक्वेशंस को हम जब मिलाएंगे तो हमें रिजल्ट आएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1, द प्रोडक्ट ऑफ masses M1 and M2, mass of first body and mass of second body अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम मैथमेटिक्स के अंदर किसका यूज करते हैं? कांस्टेंट का यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है, कुछ कंडीशंस पे हमने कांस्टेंट को भी रिमूव करना होता है, तो हम क्या करते हैं उस स्थिति में? क्या हम कांस्टेंट को रिमूव कर सकते हैं? आर वी एबल टू रिमूव द कांस्टेंट? द आंसर इज नहीं। लेकिन एक कंडीशन पे हम कर सकते हैं कांस्टेंट को रिमूव। कब? जब हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। व्हेन वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू फिजिकल क्वांटिटी, देन वी विल बी एबल टू रिमूव द कांस्टेंट। बट अभी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैथमेटिक्स के फिजिक्स के अंदर हम कांस्टेंट का यूज करते हैं। अभी हमने यहाँ रिमूव नहीं करना है,
ठीक है, मैं यहाँ F इक्वल टू कैपिटल G यूज करूंगा, m1 mass of body A and mass of body B upon R square. What is this G? ये हमारे पास एक फॉर्मूला आई जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, चाहे आप माइन्यूट पार्टिकल्स लेंगे या लार्ज बॉडीज लेंगे, किसी भी पूरे यूनिवर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम फोर्स को कैलकुलेट, मेजर कर सकते हैं। किन के थ्रू? इस फॉर्मूला के थ्रू। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज G हियर? This G is nothing but a gravitational constant, यूनिवर्सल। अभी मैं बताऊंगा इसको हम यूनिवर्सल क्यों कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने यहां पे क्या यूज किया? कांस्टेंट, जो कि हम करते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट कौन सा है? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इट रिमेन सेम एवरीवेयर, वेर एवर यू गो। ओके, आगे मैं डिस्कस करूंगा इस जी पे, लेकिन अभी जो हमारे पास फॉर्मूला आई है, किसी भी फोर्स को एक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये कौन सा फोर्स है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फोर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर फोर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि देयर आर ओनली 4 फंडामेंटल फोर्स इन द यूनिवर्स। द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स। सर फिर फ्रिक्शन क्या है? वो सब फोर्सेज है, इसी में निकले हुए फोर्सेज है। आर यू गेटिंग मी? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, बाकी जितने सारे फोर्सेज हैं वो इसी से निकले हुए फोर्सेज है, बट देयर आर ओनली 4 फंडामेंटल फोर्सेज। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करने के लिए कहीं पर भी, पूरे यूनिवर्स के अंदर कहीं पर भी हम किस फॉर्मूला का यूज करते हैं? F इक्वल टू G, दिस G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 M2, the product of M1 M2 upon R square. This M1 and M2 is nothing but a mass of two bodies, and this R square is nothing but a distance between two objects. Okay? तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी जो है ये मुझे बताइए कि अब इसकी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या ये ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है या सब्जेक्टिव क्वांटिटी है? व्हाट मीन्स सब्जेक्टिव क्वांटिटी? सब्जेक्टिव क्वांटिटी मीन्स विच इज यूनिट लेस, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वांटिटीज हम उनको कहते हैं जिनका यूनिट है, which has unit, which can be measured in terms of units, right? So same is the case here. This force, gravitational force has a unit. तो यूनिट क्या है? आप फॉर्मूला से ही पता लगा सकते हैं कि यूनिट क्या है। आप आराम से इसका यूनिट जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इनको कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन किया, तो हमें कौन सी फॉर्मूला निकली? कंबाइनिंग both, we get what we get? Force is directly proportional to m1 m2 upon r square. इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने यूनिवर्सल जी का यूज किया, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो जी है डियर स्टूडेंट्स, ये जी किसके बराबर होता है? ठीक है सर, ये कांस्टेंट है, हम समझ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने बताया कि ये कांस्टेंट है, इट रिमेन सेम एवरीवेयर, लेकिन ये किसके बराबर है? आप मुझे बताइए, आपको याद होगा 6.67 अपॉन 10 रेज्ड पावर -11। क्या इस जी का यूनिट है? बिल्कुल इसका यूनिट है। क्या यूनिट है जरा मुझे बताइए। यहां आप मुझे जी निकाल के दीजिए। तो जब जी में यहां पे निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो बन जाएगी F इक्वल टू G इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन M1 M2। तो ये फॉर्मूला है, यहां पे मुझे मिल रही है किसकी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब इसी हिसाब से मुझे ये बताइए कि इसकी फॉर्मूला क्या होगी? F का क्या है? F का है, F हम मेजर करते हैं न्यूटन्स में, राइट? हम कोई भी फोर्स न्यूटन्स में मेजर करते हैं,
क्या वेट एक फोर्स है? बिल्कुल वेट एक फोर्स है। वो भी हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन्स में। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है। जितने सारे फोर्सेस पूरे यूनिवर्स में है, ऑल द फोर्सेस आर व्हाट? वेक्टर क्वांटिटीज है। एंड जितने सारे फील्ड्स हैं, whether you talk about gravitational field, electrical field, magnetic field, strong nuclear field, weak nuclear field, all the fields are vectors. They have direction as well as magnitude and they follows other laws, जैसे laws of parallelogram। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या मिल रहा है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर, ये इसकी हमें फॉर्मूला मिल रही है। किसकी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। कैसे हमने निकाली? एफ का न्यूटन है, आर स्क्वायर मीन्स व्हाट? मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2। दिस m1 इज केजी मल्टीप्लाई केजी, बन गया केजी रेज पावर -1, यानी पर केजी स्क्वायर। ओके, तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी? अब हम इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। जरा मुझे बताइए, आप मुझे करके दीजिए कि इस जी की ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या होगी? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी। What is the dimensional formula of G? That is m-1. So what will be the dimensional formula of gravitational constant? The dimensional formula of this gravitational constant will be m-1 L3 t-2। ये m-1 क्यों है सर? ठीक है, L3 means that is distance, right? This t-2 is time, क्योंकि f जो है वो किसके बराबर है? m into a, right? So that is why here it is the dimensional formula came out with m-1 L3 t-2. Okay, how we are going to define this gravitational constant? अब अगर हमने डिफाइन करना होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, यानी जी को? इफ टू मैसेज ऑफ 1 kg, अगर दो मैसेज है हमारे पास, दैट इज 1 kg, आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, अगर हम इनको 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखेंगे दो ऑब्जेक्ट्स को, देन द फोर्स बिटवीन द टू इज इक्वल टू जी। जो फिर इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू जी, राइट? किस स्थिति में इक्वल टू जी होगा? जब हम मैसेज को 1 kg रखेंगे और डिस्टेंस को 1 मीटर रखेंगे, तो ऑब्वियसली 1 मल्टीप्लाई 1 तो वो वही आ जाएगा फिर 6.6। तो उस स्थिति में जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू जी। इन दिस वे वी कैन डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं इसकी जो फॉर्मूला है दैट इज एफ इक्वल टू व्हाट? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जरा आप रख लीजिए जो हमने डिफाइन किया था अभी कि इफ टू मैसेज ऑफ 1 kg रखा, केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर पे रखा, तो तब हमें उस स्थिति में हमें क्या निकलेगा? ये जो फोर्स है ये किसके बराबर निकलेगा? दैट विल बी इक्वल टू जी। ओके, अब हम बात करेंगे कि सर ठीक है, अभी तक हमने दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में बात की है, क्या सर अगर उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक थर्ड ऑब्जेक्ट लेकर आए तो क्या होगा? क्या ये जो फोर्स है क्या वो सेम उस पे लगेगा या उस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? अब इस चीज के बारे में हम बात करेंगे कि थर्ड ऑब्जेक्ट्स को बीच में लाने के लिए क्या हो सकता है। ओके, सो थर्ड बॉडी अगर दो बॉडीज के बीच में हम लेकर आएंगे तो क्या जो फोर्स है उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? डियर स्टूडेंट्स, द फोर्स ऑफ एनी ग्रेविटेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल की बात करेंगे, जो पार्टिकल के साथ होगा वही लार्ज बॉडीज के साथ भी होगा, है ना? तो हम एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं छोटी बॉडीज के बीच में, और जो बिहेव करेंगे छोटी बॉडीज या एक पार्टिकल दो पार्टिकल जो बिहेव करेंगे, तो जो जितने बड़ी बॉडीज होंगे वो भी वैसे बिहेव करेंगे, ठीक है? इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड बॉडी। तो हमें ये पता चला कि अगर दो बॉडीज हैं उनके बीच में और एक बॉडी लेकर आएंगे तो ये इन दो बॉडीज के बीच में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना? तो
जो इनके बीच में फोर्स होगा, द फोर्स विल बी बिटवीन देयर सेंट्रल मैसेस। ये तो आप जानते ही हैं। मान के चलिए दो पॉइंट बॉडीज, दो पॉइंट पार्टिकल्स हमारे पास हैं, ए एंड बी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ए एंड बी, इफ वी हैव टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ masses समथिंग 0.1 ग्राम और वॉट एवर, जो भी यूनिट होगा, ओके। इनके बीच में ये देखिए पॉइंट बॉडीज के बीच में ये तो सेंट्रल ऑफ मैस है, राइट। यहीं पर भी, यहीं पे सीएम भी है, सेंट्रल ऑफ मैस, ठीक, सेंटर पे। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अभी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इनके बीच में, मान के चलिए डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 100 न्यूटन। वी एज्यूम इट कि देयर इज 100 न्यूटन which is a force between 2 point objects, between 2 particles A and B, okay। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनके बीच में और एक बॉडी को लेकर आऊंगा। अब मैंने थर्ड बॉडी इनके बीच में लाया, क्या इस 100 न्यूटन पे इफेक्ट पड़ेगा, या कम होगा, या ज्यादा होगा, क्या होगा? रूल कहता है, ग्रेविटेशनल रूल कहता है कि देयर विल बी नो इफेक्ट। इन पे ये 100 था, इट विल ऑलवेज रिमेन 100 न्यूटन, चाहे कितनी भी बॉडी इनके बीच में होंगी। तो थर्ड बॉडी का प्रेजेंस होना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पे, बिटवीन द फोर्स ऑफ एनी ग्रेविटेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट, राइट, ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड बॉडी। तो जो फोर्स होगा वो कहां से होगा, देयर सेंट्रल ऑफ मैसेज से, यानी सीएम से, ओके। मान के चलिए इसका M1 मैस है, इसका M2 मैस है, ओके। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि यू गॉट दिस। तो आगे हम बात करेंगे जो फॉर्मूला होगी, सॉरी, आगे हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म पे, ठीक है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम फॉर्मूला पे, फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में जो ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला है वो क्या होगी, ठीक है। तो मान के चलिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है डियर स्टूडेंट, ऑफ मैस M1 एंड मैस M2। आप जानते हैं ये फंडामेंटल बेसिक थिंग है ग्रेविटेशन के अंदर कि दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। एक बॉडी दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करती है और दूसरे बॉडी इस पहली बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करता है, लेकिन वो कौन सा फोर्स है, दैट इज ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। वो किन चीजों पे डिपेंड करता है वो भी हमने पढ़ लिया, राइट, इनके प्रोडक्ट ऑफ मैसेज पे एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। तो आप मान के चलिए यहां पे फोर्स लग रहा है F12, हम इसका नाम रखेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एक एरो ऊपर होगी, ओके। यहां पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज F21, यानी F2 यानी M, इस वाले यानी B पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है किसके थ्रू, A पार्टिकल के थ्रू, यानी F21, द फोर्स ऑन M2 ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू M1। और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी R12, राइट, R12, ओके। अब वेक्टर फॉर्म में देख लेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप पहले ही जानते हैं कि जो मान के चले हम अगर हमारे पास एक एरिया वेक्टर है, ये किसके बराबर होता है, एरिया वेक्टर जो है ये किसके बराबर होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर, एरिया यूनिट वेक्टर, ये इसके बराबर होता है, राइट। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो एरिया, मान के चलिए एरिया वेक्टर हमने लेना है, जो यूनिट वेक्टर है एरिया का वो हमने लेना है, वो किसके बराबर होगा, फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, राइट, ठीक है, यानी ये इसके बराबर होगा। अब मुझे ये बताइए जो आर कैप है, यहां पे आर कैप जो यहां इसका वेक्टर यूनिट वेक्टर है R12,
तो ये आर यूनिट वेक्टर जो है ये किसके बराबर होगा? द आंसर इज फुल वेक्टर, यानी आर अपॉन मैग्नीट्यूड, दैट इज सिंपली आर, इस चीज के बराबर होगा, राइट? ठीक है, आप देख लीजिए। बात करेंगे हम फॉर्मूला पे। किस फॉर्मूला पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। हमने क्या बताया? वी हैव डिस्कस्ड दैट वी हैव टू पार्टिकल्स, टू ऑब्जेक्ट्स वी कैन से of mass m1 and mass m2. We kept these objects at a certain distance. उस डिस्टेंस का हम नाम रखा हमने r12, और इस का जो यूनिट वेक्टर है वो हमने r कैप 12 लगा दिया, राइट? ओके, F12 means the force on body 1, body m1 due to m2. तो ये मुझे बताइए, हमारे पास जो फॉर्मूला निकलेगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगी? पहली कंडीशन में पहले हम इस F12 की निकाल लेंगे। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। F12 इक्वल टू किसके बराबर होगा? दैट विल बी G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। किसके बराबर होगा? R स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ R कैप 1 2, राइट? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें हमने क्या लगा दिया? प्रोडक्ट किसका? यूनिट वेक्टर। कौन सा? जो इस इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज आर कैप 1 2। ठीक है, अब मुझे ये बताइए डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो आर कैप है ये किसके बराबर है? हमने यहां पे निकाला था R12 किसके बराबर है? तो फॉर्मूला जो आएगी हमारे पास, दैट विल बी F फोर्स on m1 due to m2 equal to gravitational constant m1 m2 upon r square। तो इस r, इसके बदले में क्या लिखूंगा? इसके बदले में लिखूंगा फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, दैट इज फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट? अब इसको मैं एज कैसे लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट्स? इसको मैं लिख सकता हूं F12 इक्वल टू G M1 M2। सर यहां तो कोई दिक्कत नहीं, R इंटू R वो बन जाएगा R3, और यहां क्या रहेगा? R12, राइट? R12, ये R12 क्या है? ये वाला फुल वेक्टर है R12, ये वाला फुल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है, राइट? आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। हमने क्या कर लिया? हमने खाली इसके साथ जो प्रोडक्ट लिखा, किसका? यूनिट वेक्टर का, राइट? वो यूनिट वेक्टर किसके बराबर है? फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये R सिंपली मैग्नीट्यूड है, जैसे मैंने यहां पे बताया था। ये वेक्टर है वो किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड अपॉन यूनिट वेक्टर, राइट? तो ये यूनिट वेक्टर जब हम निकालेंगे तो हमें निकलेगा क्या? फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो सेम इज द केस, यहाँ पे R12 मैंने क्या लिखा? जो R12 कैप यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे ये मैंने किसके बराबर निकला रखा? फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। R, सिंपल R इज जस्ट इंडिकेट्स इट इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये F12 के लिए हमें निकली फॉर्मूला। ठीक है, किस फॉर्म में? दैट इज वेक्टर फॉर्म। अब हम F2 सिमिलरली F21 के लिए जो निकालेंगे, यहां पे हम लिखेंगे सिमिलरली। आई होप कि आप खुद सॉल्व करेंगे। G M1 M2 अपॉन, तो यहां क्या आ जाएगा? बिल्कुल R³ आ जाएगा, और यहां R12 था, यहां क्या आ जाएगा? ये 2 1 है, तो यहां आ जाएगा R, ये फुल वेक्टर है 2 1। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्मूला when here F for F12, and this is the formula in vector form, that is F21। I hope students that you have got it, कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी आपको कि सर ये कैसे जोड़ लिया आपने R कैप 1 2, ये मैंने बताया कि यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और ये R कैप 1 2 किसके क्यों रखा सर आपने? फुल वेक्टर अपॉन R, मैग्नीट्यूड ऑफ R के बराबर, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
तो थैंक यू वेरी मच। तो आगे जो हम बात करेंगे वो हम ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। यानी जो अर्थ जो है वो हर किसी चीज को पुल करता है टूवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। तो उस चीज के बारे में अगले टॉपिक में हम बात करेंगे। आई होप कि यू हैव गॉट ईच एंड एवरी टॉपिक। अगर इसमें कहीं आपको दिक्कत लग रही है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।